प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी की पाठशाला पे। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी की जो सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर को स्टार्ट कर रहे हैं हम। और इस चैप्टर की शुरुआत में एक कोटेशन दिया गया है जो कि फ्रेंच नोवेलिस्ट मार्शल प्रोस्ट के द्वारा दिया गया है। कोटेशन क्या है उसे समझते हैं। अ चेंज इन वेदर इज सफिशियंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ न्यू। यानी कि ये जो मौसम है, वेदर का मतलब होता है बच्चों मौसम। इस मौसम की में जो चेंजेज होता है वह अपने आप में इतना उपयुक्त है कि एक नई दुनिया का निर्माण कर सकता है। इस चैप्टर में आगे जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए, और वो क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत दो क्वेश्चन से किया गया है। ये जो हमारे आसपास जो वेदर देखते हैं, हमारे आसपास के जो मौसम है, उसको आखिर मेजर करने का यानी मॉनिटर करने का तरीका क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू वेदर प्रिडिक्शन हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट एंड हीट वेव्स। तो बच्चों, ये जो वेदर प्रेडिक्शन होता है, पूर्वानुमान, मौसम का जो पूर्वानुमान होता है, आखिर वो हम लोग को कैसे मदद करता है। ये जो हैवी रेन होने वाला है, स्टॉर्म्स होने वाले हैं, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने वाला है, या हीट वेव्स यानी लू पड़ने वाला है, उससे आखिर ये जो मौसम का पूर्वानुमान है हमें कैसे उससे मदद मिलती है। ये दो क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर की शुरुआत में दिया गया है। इन सभी क्वेश्चनों का सवाल का जो जवाब है बच्चों, ये जब पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग द वेदर, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको एक इन डेप्थ नॉलेज आपको वेदर के बारे में यानी मौसम के बारे में पता चलने वाला है। चैप्टर में वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स जो है, यहाँ से आपकी चैप्टर की शुरुआत मेन होती है। तो आइए समझते हैं कि क्या पढ़ना है वेदर एंड इट्स एलिमेंट के बारे में। वेदर का मतलब हो गया मौसम, और एलिमेंट का मतलब हो गया कि जो मौसम से एसोसिएटेड कारक होते हैं उसको आपको देखना है। यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर। You reach for thick clothes to keep yourself warm. In the summer, you choose clothes to keep you cool and comfortable. You are responding to your body's signal. Your body is sensing the weather. तो बच्चों, यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जब आप एक सुबह, ठंडी की एक सुबह में जब जगते हैं तो क्या होता है कि यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर। ठंडियों के मौसम में जब आप सुबह सुबह जब जागते होंगे तो ऐसा महसूस होता होगा कि ठंडापन लग रहा है। उस समय आप क्या करते हैं, जब आपको ठंडा लगता है तो आप क्या करते होंगे कि आप ये सोचते होंगे कि कहीं पर जो गर्म कपड़े हैं वो हमें मिल जाए ताकि हम अपने शरीर को ढक सकें। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम गर्मियों की बात करें, समर की बात करें, समर मतलब क्या होता है बच्चों, गर्मी। विंटर का मतलब क्या होता है, ठंडी। ठीक विंटर के अपोजिट होता है बच्चों समर। यानी अगर आपको विंटर में ठंडी लग रही है तो गर्मी में आप वैसा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं बच्चों जो कि आपको ठंडी रख सके, कूल रख सके और आराम दे सके, यानी कंफर्टेबल रख सके। सो ये जो सारा चीज़ें घटना घट रही है, आप अपने बॉडी के अनुकूल जो काम कर रहे हैं, ये आखिर कर कैसे रहे हैं बच्चों। ये हम कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस तरह की सिग्नल हमें, हमारे माइंड को भेज रही है कि अभी हमें ठंडी लग रही है, अभी हमें गर्मी लग रही है। अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी वाला आप कपड़ा पहनेंगे, यानी वैसा कपड़ा पहनेंगे जो गर्मियों के समय में पहना जाता है। और गर्मियों के समय में उलेन कपड़ा तो आप पहनेंगे नहीं, गर्मियों के समय में आप वैसा कपड़ा पहनेंगे जो आपको कूल रख सके। सो इन दिस प्रोसेस आप क्या कर रहे हैं कि आपकी बॉडी जो सिग्नल भेज रहा है, जो आपका बॉडी जो मौसम को सेंस कर रहा है, आप उसी अनुसार वर्कआउट कर रहे हैं। सो इतना होने के बाद अब आपके मन में बच्चों एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये वेदर है क्या, व्हाट इज वेदर। सो इस प्रश्न का आंसर अब हम जानेंगे कि आखिर ये वेदर है क्या, ये मौसम क्या है। वेदर का मतलब क्या होता है बच्चों, मौसम। ये मौसम क्या है। सो यहाँ एक डिफिनीशन आपके लिए दिया गया है। वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर एट पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। वेदर एक स्थिति है। स्थिति किस चीज़ का, अर्थ के एटमोस्फेयर का। अर्थ के एटमोस्फेयर का स्थिति है खास समय और स्थान पर। एक खास स्थान और समय पर जो वेदर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्थिति है। सो दिस इज द डिफिनेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अपने एग्जाम में लिखने के लिए जा रहे हैं तो यू कैन राइट डाउन दिस डिफिनेशन ऑफ द वेदर। वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। व्हाट इज एटमॉस्फेयर। अब सवाल है कि जब ये आपने वेदर का डिफिनेशन पढ़ा तो वहां पर एक और वर्ड आपके सामने आया, वो है एटमॉस्फेयर। तो इतना समझने के बाद अब चूंकि हालांकि आप में से कई बच्चे जो हैं एनसीईआरटी साइंस की क्लास में इस एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाउएवर जिनको ये नहीं पता है कि एटमॉस्फेयर क्या है, हम यहाँ पर आपको अभी समझा देते हैं। व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर। ये सवाल उठता है
कि अब ये सर एटमॉस्फेयर क्या है। सो इन सिंपल टर्म्स यानी साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, इट इज़ द लेयर ऑफ गैसेज दैट सराउंड सम प्लैनेट्स। इन द केस ऑफ आवर अर्थ वी कॉल दिस गैसेज एयर। सिंपल यानी साधारण शब्दों में अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें बच्चों, तो यह वो लेयर होता है, यह वो जो लेयर होता है जो किसी भी प्लेनेट के चारों ओर होता है। एक लेयर ऑफ एयर होता है जो कि किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ होता है, और उसी लेयर को हम अर्थ के रिस्पेक्ट में, जैसे आप लोगों ने प्लेनेट पढ़ा होगा बच्चों, सन है, सन के बाद क्या होता है, प्लेनेट होता है, और ये प्लेनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन अगर हम इस प्लेनेट को एक यहाँ प्लेनेट को निकाल दें तो इसके चारों ओर आपको मालूम है कि लेयर है, कुछ लेयर है ना, ये आपको मालूम है लेयर ऑफ गैसेज है। और ये लेयर किसका है बच्चों, तो लेयर ऑफ गैसेज है। ये सारे के सारे जितने भी प्लेनेट हैं उसके चारों तरफ क्या है, लेयर ऑफ गैसेज है। लेकिन अगर हम बात जब अर्थ की कर रहे हैं तो इस लेयर ऑफ गैसेज को क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। बात समझ में आई आपको? लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो हमारे अर्थ के जो टर्म में अगर हम बात करें लेयर ऑफ गैसेज, एंड स्पेशली अगर हम इस गैस की बात करें तो इसी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एयर बोलते हैं, राइट। सो वी कॉल दिस गैसेज एयर। द अर्थ एटमॉस्फेयर मे बी कंपेयर्ड टू द केक विद सेवरल लेयर। अब यहाँ पर बच्चों आपसे बोल रहा है कि अगर आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझना है तो आपको लेयर ऑफ केक को समझना होगा। जिस तरीके से आपने केक को देखा होगा, जब केक खाते हैं तो केक में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर होता है, लेयर से मिलकर केक बनता है। जब आप केक ऑर्डर करेंगे तो केक को काटते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट आपने देखा होगा कि लेयर है, एक लेयर से बना, दो लेयर से बना, तीन लेयर, इस तरह से। ठीक इसी प्रकार से जिस तरीके से केक कई लेयरों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह से बच्चों जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वह भी गैसेस के लेयर से मिलकर बना हुआ है। क्या हुआ, गैसेस के लेयर से मिलकर हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ओके, द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, अर्थ है, और अर्थ के बाहरी जो सतह है, वो बाहरी सतह वो क्या है, लेयर ऑफ गैसेज है। और वैसे लेयर को जो क्लोजेस्ट टू द अर्थ है, द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ यानी जो नज़दीक है, अर्थ के लेयर के जो नज़दीक है, सरफेस के जो नज़दीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो अब यहाँ से अर्थ की लेयर स्टार्ट होती है। जैसे हमने बोला कि मान लेते हैं इसको इस तरीके से कुछ अगर लिखे, हम इस तरीके से कुछ ड्रॉ करें तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। तो यहाँ जो है अर्थ के ऊपर अगर आपने देखा कि 4 लेयर अगर बनाते हम, तो इससे समझें तो अर्थ के सबसे नज़दीक वाला कौन लेयर होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो ऑफकोर्स आप बोलेंगे कि सर इसको नंबरिंग कर देते 1 2 3 एंड 4। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये अगर अर्थ है तो अर्थ के सबसे नज़दीक वाला लेयर कौन सा है। तो आप बोलेंगे नंबर 1 जो है सर वो दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो इसी को बच्चों अगर हम डिफिनीशन के टर्म में अगर हम डिफाइन करें तो आप बोलेंगे कि द लेयर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, द लेयर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। आई होप यहां तक क्लियर होगा बच्चों। अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर तो आप बोलेंगे इट्स अ लेयर ऑफ गैसेस विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ओके, अब आगे चलते हैं। एंड दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव एंड ब्रीथ। ये वो लेयर है अर्थ का वो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पर जितने भी लैंड बेस्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इवन बर्ड्स हैं और आपको ह्यूमंस हैं, ये सारे के सारे यहीं रहते हैं, सांस लेते हैं, जिंदा हैं। ये सारे के सारे जो एक्टिविटी होता है ये कहाँ पर हो रहा है बच्चों, ये घटना जो है ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना, जितने भी वेदर फेनोमेना आप देख पा रहे हैं, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ग्रीष्म, चाहे तो आप बसंत ऋतु ले लीजिए, जितने भी वेदर फेनोमेना हो रही है वो सारे के सारे बच्चों इसी ट्रोपोस्फेयर में हो रही है। इतना ही नहीं, विच विल बी एक्सपीरियंस इन दिस चैप्टर। आगे, द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ 6 to 8 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब जो बच्चों यहाँ पर अगर हम अर्थ की ये ग्राउंड, ये तो ग्राउंड है गया,
तो अगर इस लेयर की हम बात करें, ट्रोपोस्फेयर की लेयर की बात करें, तो एक रफली ये जो लेयर है ना बच्चों, ये एक क्या है, इमेजिनरी लाइन है। काल्पनिक लाइन से हमने लेयर ऑफ गैसेस को डिवाइड किया है। सो वी हैव डिवाइडेड द ऑल द लेयर ऑफ गैसेस थ्रू इमेजिनरी लाइन। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर होगा, जिस तरीके से केक में लेयर है उसी तरह से अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें लेयर है। तो पहला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, है ना, और उसकी कुछ तो मोटाई रहेगी ना, तो उसकी मोटाई कितनी होगी, तो हम उसको बोलते हैं कि यह लगभग 6 से 18 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड है। तो इसकी जो मोटाई है वो 6 से 18 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड से 6 से 18 किलोमीटर तक ये हो सकता है क्या, मोटाई। आगे कहता है कि इट इज़ लेस थिक एट द पोल। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रोपोस्फेयर की जो मोटाई है वह ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, तो पोल पर ये लेस होता है। रीज़न, पोल पर लेस होने का रीज़न वो ये है कि पोल पर ठंडी होती है, जिसके कारण एयर क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण एयर कॉन्ट्रैक्शन के कारण वह लेयर वहाँ पर पतली हो जाती है। लेकिन ठीक उसके उल्टे जो ट्रॉपिकल जोन होते हैं, जहाँ पर अपने ट्रॉपिकल जोन होता है, वहाँ पर इसकी मोटाई क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में होता है गर्मी, और गर्मी की वजह से एयर का जो होता है वो एक्सपेंशन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठंडी की वजह से एयर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, गर्मी की वजह से एयर का एक्सपेंशन होता है। अगर एयर एक्सपैंड करेगा तो उसकी मोटाई ज़्यादा होगी, एयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी मोटाई कम होगी। सो पोल पर चूंकि ठंडी होती है तो इसीलिए वहाँ पर मोटाई कम होती है, और ट्रॉपिकल जोन में मोटाई जो है वो ज़्यादा होती है। अब बच्चों एक जो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा उसे मैं समझ पा रहा हूँ कि सर ये ट्रॉपिकल जोन और पोल का कंसेप्ट क्या है। तो बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में यानी कि ग्रेड 6 में पढ़ा होगा रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल जोन। जैसा कि आपको जस्ट एक इमेज मैं ड्रॉ कर लूँ, अगर हम इसे ड्रॉ कर लिए तो यहाँ पर एक इमेजिनरी मैंने अर्थ ड्रॉ किया। अब अर्थ को ड्रॉ करने के बाद मैं इसको अगर डिवाइड कर दूँ, तो जैसा कि आपको मालूम है कि अर्थ के बीचों बीच से कौन सी लाइन गुजरती है, तो आप बोलेंगे कि सर अर्थ के बीचों बीच से सर ये तो जो लाइन है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। अब बोलते हैं इक्वेटर, फिर इक्वेटर के दोनों तरफ कुछ लाइन होती है, तो एक लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बोलते हैं, आपने पढ़ा है। अर्थ के जो ऊपर और नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर, जिसको आप पोल बोलते हैं दोनों तरफ, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। सो इसी इक्वेटर के दोनों तरफ वाला एरिया को, इसी इक्वेटर के जो दोनों तरफ एरिया है, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। सो द एरिया अराउंड द इक्वेटर, और वी कैन से द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज ट्रॉपिकल जोन। अंडरस्टूड? ये वर्ड क्लियर हुआ, ट्रॉपिकल जोन। सो ट्रॉपिकल जोन में ट्रोपोस्फेयर की मोटाई क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर की मोटाई ज़्यादा होगी। और पोल पर ट्रोपोस्फेयर की मोटाई क्या होगा बच्चों, कम होगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। यू विल स्टडी मोर अबाउट द अदर्स लेयर ऑफ साइंस, ओके, अदर्स लेयर इन योर साइंस क्लासेज। तो थोड़ा सा मैं यहीं पर बता देता हूँ, अगर आप साइंस क्लास में पढ़ते हैं देन वेल एंड गुड, थोड़ा सा और हम अदर लेयर की बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो एरोप्लेन आप उड़ता हुआ देख रहे हैं ये कौन सा लेयर में उड़ता है, तो यह भी जो है ट्रोपोस्फेयर में जितनी भी घटनाएं घट रही है, चाहे वो बारिश का होना आपको, या ह्यूमन बींग्स का रहना, पेड़ पौधे का उगना, ये सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में ही हो रहे हैं। एरोप्लेन का उड़ना ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है, मौसम का परिवर्तन होना ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। अगला जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, अच्छा ट्रोपोस्फेयर के आउटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, यानी पॉज का मतलब होता है जाकर रुक जाना, यानी ट्रोपोस्फेयर का अंतिम जो लाइन होगा वो क्या होगा, ट्रोपोपॉज। इसके ऊपर वाले जो लेयर होंगे उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद का जो लेयर होता है, जैसा कि हमने 4 लेयर आपको बताया था कि अर्थ के, पहला जो है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। फिर दूसरे वाले को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक जो चीज़ें आपको जानना है वो है ओजोन लेयर। एक पतली लेयर है जो कि हमको सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। आपसे प्रश्न कभी कभी ये पूछ सकता है कोई कि ओजोन लेयर की जो घटना है वह कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर में होता है, तो आप बोलेंगे सर दैट हैपेंस इन द स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलेंगे, ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब आगे इसको हम डिटेल में नहीं कवर करेंगे। इसके बाद का जो लेयर होता है बच्चों वो होता है मीजोस्फेयर, एंड लास्ट वाला जो होता है वो होता है एक्सोस्फेयर। बस इतना चीज़ें आप यहाँ क्लास 7 के स्टैंडर्ड तक समझिए।
बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इस वीडियो से लाभान्वित हो सके, उनको भी जो है एक बेहतर कंसेप्ट मिल सके। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोग हमारे चैनल से जुड़ गए होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। वी यूज मेनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब वेदर लाइक हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लॉडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी एंड सो ऑन। कहता है कि हम मौसम के लिए अनेकों प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लाइक हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, रेनी वेदर, क्लॉडी वेदर, ह्यूमिड वेदर, स्नोई वेदर एंड विंडी वेदर। इसको आप हमारे साथ बोलिए, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, रेनी वेदर, क्लॉडी वेदर, ह्यूमिड वेदर, स्नोई वेदर, विंडी एंड सो ऑन। ओके, दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच वी एक्सपीरियंस द एलिमेंट ऑफ वेदर। तो ये जो है डिफरेंट नाम जो है, आप जिस एरिया में रहते होंगे वहाँ भी कुछ ना कुछ वेदर को किसी नाम से डिस्क्राइब किया जाता होगा। उसी प्रकार से ठीक हम लोग जो है कभी हॉट, कभी कोल्ड, कभी रेनी, कभी क्लॉडी, कभी ह्यूमिड, कभी स्नोई एंड विंड, वेदर, इस तरह के टर्म का इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या कह रहा है, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट आर द सम ऑफ द वर्ड्स इन योर लोकल लैंग्वेज। आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, उसमें वेदर के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, दैट यू यूज टू डिस्क्राइब वेदर। हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली, क्रिस्प, प्लीजेंट एंड सो ऑन आर कॉमनली यूज्ड टर्म्स इन इंग्लिश। ये सब तो इंग्लिश वाले, अंग्रेज वाले शब्द हैं, लेकिन आपके स्थानीय भाषा में मौसम के लिए क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। इसी चीज़ का आंसर जो भी आपको बोला जाता है आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके ना, ये तो बच्चों था कि वेदर के बारे में, उसके लेयर ऑफ गैसेस के बारे में, यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ वेदर का, यानी कि एलिमेंट ऑफ वेदर कौन कौन है। तो बच्चों अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ वेदर की, तो उसमें एलिमेंट्स में कौन कौन आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी। मेरे साथ रिपीट कीजिए इसको। सो यू हैव टू रीड अबाउट द 5 एलिमेंट ऑफ वेदर। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज प्रेसिपिटेशन, थर्ड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्थ इज विंड एंड फिफ्थ इज ह्यूमिडिटी। सो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? सो एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो कितना कोल्ड है या हॉट है, ये किस पर निर्भर करेगा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो लेयर ऑफ गैसेस है, वो कोल्ड है या हॉट है, ये सारा का सारा टेम्परेचर का खेला है। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, हॉट होगा। टेम्परेचर अगर कम है तो जो वेदर होगा वो कैसा होगा, एटमॉस्फेयर ठंडा होगा। अगर एटमॉस्फेयर ठंडा है तो वेदर कैसा होगा, कोल्ड होगा। तो एक तो फैक्टर ये हो गया जो एलिमेंट ऑफ वेदर में कौन सा आ गया, टेम्परेचर। दूसरा क्या है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा। अब वर्षा से कैसा वेदर अफेक्ट होता है, सो एनी फॉर्म ऑफ वाटर। अब एनी फॉर्म ऑफ वाटर मतलब वाटर के कोई भी रूप, लाइक रेन, स्नो, स्लीट या हेल दैट फॉल्स फ्रॉम अ स्काई इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं, एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट, एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज, जैसे कि रेन, स्नो, स्लीट और हेल दैट फॉल फ्रॉम द स्काई इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर बच्चों 2 नए शब्द आपको पढ़ना है, एक है स्लीट और एक है हेल। बाकी के बारे में आप जानते हैं, वाटर के रूप जैसे रेन, स्नो के बारे में आप जानते हैं, लेकिन स्लीट और हेल क्या होता है इसे समझिए। स्लीट का मतलब होता है बच्चों फ्रोजन या पार्शली फ्रोजन रेन को हम क्या बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं। वहीं अगर हेल की बात करें तो पत्थर पड़ना कभी देखे होंगे, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो छोटे छोटे इस तरह से व्हाइट कलर का पत्थर के रूप में गिरता है। सो अ स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस, a small hard balls of ice that fall from the sky like rain is known as hail। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेल बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट, दिस इज द वेट ऑफ एयर एबव अस फेल्ट ऑन द अर्थ सर्फेस। चूंकि क्या होता है बच्चों, हवा में भी एक फोर्स होता है और वो फोर्स जो है हमें क्या होता है, हमेशा एक प्रेशर लगाते रहता है और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यानी वो हर वस्तु जिसके चारों तरफ हवा का प्रेशर लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे बात करते हैं विंड। हाउ द विंड इज डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर में क्या हो रहा है, आप पर एक बल लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। विंड क्या है, विंड एक मूवमेंट है एयर का। एयर के मूवमेंट इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन इज नोन एज विंड। ओके, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। यानी कि एयर में जो वाटर वेपर की अमाउंट है उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी
में क्या होता है बच्चों, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ह्यूमिडिटी, कि जो वाष्प बन के हमारे आसपास भी जितने भी वाटर बॉडीज हैं उससे वाष्प बन के जो एयर में वाटर जाता है उसी से क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है। यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर जो होता है वाटर का गैसियस फॉर्म होता है, ना कि लिक्विड फॉर्म होता है। गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर वेपर। थिंक अबाउट इट, किसके बारे में सोचना है। लेट अस इमेजिन द कृष्णन फ्रॉम चेन्नई इज स्पीकिंग विद आमिर इन कश्मीर। कृष्णन टेल्स आमिर, ओके, कृष्णन जो है वो चेन्नई में रहता है और आमिर जो है वो कश्मीर में रहता है। तो लेट अस ड्रॉ अ मैप, सिंपल रफली एक मैप मैं बना देता हूँ। तो दिस इज द एरिया ऑफ कश्मीर, ओके, एंड चेन्नई तो आप जानते होंगे यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ कन्वर्सेशन हो रहा है। यहाँ पर कौन है, कृष्णन है, और यहाँ पर कौन है, आमिर है। यहाँ की वेदर के बारे में कृष्णन जो है आमिर को बता रहे हैं दैट इट हैज़ बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर रेन द प्रीवियस नाइट। कृष्णन कह रहे हैं कि कल रात जो है यहाँ पर बारिश हुई है, इस कारण यहाँ पर मौसम थोड़ा क्या हो गया, ठंडा हो गया है। आमिर आस्क हाउ कोल्ड इट इज़, हाउ विल कृष्णन एक्सप्लेन टू आमिर हाउ कोल्ड इट इज़। अब आमिर पूछ रहे हैं कि कितनी ठंडी हो गई है। अब इस चीज़ को बताने के लिए आप बताइए कि कैसे जो है कृष्णन यह बता पाएंगे कि कितनी ठंडी हो गई है। आखिर किस चीज़ का मदद लेंगे वो। आमिर आफ्टर ऑल व्हाट इज कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी क्वाइट प्लीजेंट फॉर आमिर। आखिर वो ठंडी की डेफिनेशन क्या होगी जो आमिर को सेटिस्फाई करे, यानी उसके जवाब आमिर को सेटिस्फाई कर सके। As you can see, it would be difficult for the Krishnan to convey his sense of chillness to Amir unless there is commonly agreed way to measure the temperature. So, यहाँ कहने का मतलब बच्चों ये है कि वो ये तो बता दिया, कृष्णन ने ये तो बता दिया कि यहाँ का जो मौसम है चिली है, ठीक है, बड़ा ठंडापन हो गया है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि कितना ठंडा हो गया। रीज़न क्योंकि एक कोई कॉमनली एग्रीएबल मीजर्स नहीं है उसके लिए। अगर कॉमनली एग्रीएबल मीजर्स रहेगा जिससे ये पता चल सके कि हाँ हम इसकी मदद से हम टेम्परेचर को नाप कर बता सकते हैं कि इतना डिग्री टेम्परेचर है, तो यानी कि वो मेथड जो हमें भी मालूम है, यानी कृष्णन को भी मालूम है, एंड दैट इज नोन टू द आमिर टू, जो सबको मालूम है उसी को बोलते हैं कॉमनली एग्रीड वे, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ वी मेजर्स द वेदर यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड। तो उसके लिए बाद में एक कॉमन स्टैंडर्ड के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर के लेटर ऑन आपको पढ़ना होगा, जिसकी मदद से हम यह पता कर पाएंगे कि वेदर जो है कितना ठंडा है कितना गर्म है। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट डू यू थिंक कुड बी सम अदर रीजंस टू मेजर्स द वेदर मोर प्रिसाइजली। आखिर वो क्या मेथड हो सकता है जिससे हम वेदर को और प्रिसाइजली, यानी बहुत ही माइन्यूट लेवल तक के चीज़ों को हम बता सकते हैं। हिंट, थिंक हाउ नोइंग द वेदर अ फ्यू आवर्स और फ्यू डेज इन एडवांस कुड हेल्प यू प्लान सम एक्टिविटीज़। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक तो सबसे पहले कि जब आप वेदर आपको पता चल जाए, 4 दिन पहले पता चल जाए कि 4 दिन बाद यहाँ तूफान आने वाला है, तो आप पहले से तैयार रहेंगे कि नहीं उसके बारे में। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि यहाँ तो फ्लड आने वाला है, तो आप अपने आप को सेफ प्लेस पर रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। सो इट इज़ वेरी यूजफुल। किसान को अगर यह पता चल जाए पौधा लगाने से पहले कि यहाँ तो फ्लड आने वाला, तो क्या किसान पौधा लगाएगा वहाँ? नहीं लगाएगा। सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द फार्मर, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इन एडवांस पता चल जाता है कि वेदर आगे आने वाले समय में कैसा होगा, तो आप उस चीज़ को बारे में बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकेंगे। सपोज यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, ठीक है, 2 days लेटर ऑन, एंड यू जस्ट चेक वेदर दैट व्हाट विल बी द वेदर। ये आज तो आपको पता है कि 2 दिन के बाद का वेदर कैसा होगा। क्या आप अनुमान लगा पाते हैं कि आपसे जो 100 साल पहले होगा उस व्यक्ति को मालूम चलता होगा कि 2 दिन बाद का वेदर कैसा होगा? नहीं, उनको पता नहीं था। लेकिन आज आपको यह चीज़ पता है कि 2 दिन बाद का वेदर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो सकती है वो टेक्नोलॉजी की मदद से हुई है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स ह्यूमन्स हैव बीन क्लोजली ऑब्जर्व नेचर। अच्छा, तो जब अब एक चीज़ आगे जो आपको पढ़ना बच्चों वो ये कि आप सोचिए कि जब पहले टेक्नोलॉजी नहीं था तो क्या था। तो वो समय क्या था कि जो उस समय के ह्यूमन बींग्स थे वो नेचर को ऑब्जर्व करते थे एंड लर्नड, एंड उन्होंने सीखा टू रीड हर सिग्नल। नेचर में जो सिग्नल होता है उसको उन्होंने रीड करना सीखा। टू फोरकास्ट द वेदर। फोरकास्ट का मतलब होता है बच्चों प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना कि किसी भी चीज़ों को एडवांस में, ठीक है, एडवांस में उचित समय रहते हुए किसी भी चीज़ों को पता लगाना को हम बोलते हैं प्रेडिक्शन, ओके। तो पहले के जो लोग हैं वह प्रकृति के सिग्नल, प्रकृति के रास्ते पर दिखाए गए रास्ते पर के द्वारा उन लोगों ने क्या किया, अनुमान लगाना शुरू किया कि वेदर आगे आने वाले समय में कैसे होगा। अब वो प्राकृतिक तरीका क्या होगा? ऑब्जर्विंग द बर्ड्स फ्लाइंग लो, ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो
ants carrying eggs, a squirrel gathering nuts, frogs croaking loudly, and even the opening and closing of pine cones provided valuable information about coming rain or storms. ये सारे के सारे जो मेथड थे, चाहे वो जो आंट के द्वारा अंडा ले जाना, या वर्ड्स का नीचे से फ्लाई करना, या ओपनिंग ऑफ द पाइन कोन्स, ये सारे के सारे जो है रेन और स्टॉर्म्स का अनुमान बताता था. दिस नॉलेज हैज़ बिन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ये नॉलेज दिया गया. इवन टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल यूज ट्रेडिशनल वेज टू प्रेडिक्ट द वेदर, स्पेशली अराइवल ऑफ द मानसून. आज भी भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर इसी पारंपरिक मेथड को अपनाया जाता है मौसम के पूर्वानुमान को बताने के लिए. बच्चों, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन जो है आपको दिया गया है, जिसके मदद से पहले के जो लोग हैं वह वेदर के बारे में अनुमान लगाते थे. यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, इसे देखकर आपको क्या लग रहा है? बहुत सारे आंट्स हैं और वो क्या कर रहे हैं? अपने अंडे को, एग्स को कैरी कर रहे हैं. जब इस तरह से आंट्स अपने अंडे को कैरी करता था तो पहले के जो लोग हैं वो उनको यह पता चलता था कि अब बारिश होने वाला है. आंट्स शिफ्टिंग दियर एग्स टू हायर ग्राउंड्स, ऊंचे स्थानों पर अपना एग को शिफ्ट करना शुरू कर देते थे. इज द नेचुरल बिहेवियर दैट इंडिकेट्स एन एक्सपेक्टेड चेंज इन द वेदर, स्पेशली हैवी रेन. खास करके वो यह अनुमान लगा लेते थे कि अब भारी बारिश होने वाला है, जिसके कारण ये चींटियां जो है क्या है, ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट कर रही है. ये फ्रॉग देख रहे हैं, मेढक को बोलते हुए आप लोगों ने टर टर करते हुए देखा था. तो फ्रॉग क्रोकिंग इन अ फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ रेन, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ. जब भी बारिश होने का अनुमान लगाया जाता था, जब मेढक बोलता था तभी लोग यह समझते थे कि अब बारिश होने वाला है. ठीक है, ये पाइन दिया हुआ है और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी क्या होता है, वेदर के अनुमान में हमको मदद करता था. तो ये सारे नेचुरल तरीके थे जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो पुराने लोग थे वो इसकी मदद से पूर्वानुमान मौसम का लगाते थे. लेकिन एनीवे, हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं, लाइक रडार आ गए हमारे पास, डॉपलर रडार, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेदर को वेल इन एडवांस बता सकते हैं. भूकंप आने वाला है तो सिस्मोग्राफ की मदद से हम उसको बता देते हैं. तो देयर आर सो मेनी इक्विपमेंट थ्रू विच और बाई विच वी कैन टेल और प्रेडिक्ट द वेदर इन एडवांस. व्हाट इज मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट है. सो मेट्रोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी. मेट्रोलॉजी क्या है? सो मेट्रोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स इवोल्यूशन. दिस स्टडी इज द बेसिस फॉर वेदर फोरकास्टिंग. मेट्रोलॉजी क्या है बच्चों? एक वेदर का सिस्टमेटिक अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी बोलते हैं. आप इतना समझिए कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजी. दैट्स इट. लेट्स एक्सप्लोर. टॉक टू योर एल्डर्स. अपने बड़ों से बात कीजिए इन योर नेबरहुड, अपने आसपास, एंड आस्क देम हाउ दे प्रिडिक्ट द वेदर, व्हाट साइंस डू दे ऑब्जर्व. डॉक्यूमेंट एनी साइनिंग इन योर रीजनल लैंग्वेज दैट रेफर्स टू द वेदर प्रेडिक्शंस. सो कह रहा है कि अपने आसपास के जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, अपने से आपसे बड़े, उनसे पूछिए कि आखिर उन्होंने क्या तरीका अपनाया है वेदर को प्रेडिक्ट करने का. ठीक है. In the last few centuries, scientists have worked out methods to measure and monitor the elements of weather with great precision. कहता है कि पिछले कुछ दशकों में साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किए हैं वेदर पूर्वानुमान में, और उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की मदद से वेदर को पूर्वानुमान लगाने में काफ़ी अहम योगदान किया है. वेस्ट ऑन दोज इनपुट्स मेट्रोलॉजिस्ट, जो मेट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं. यानी मौसम के अध्ययन करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं. Meteorologists try to predict how the weather will behave in particular region after a few hours or few days, even a few weeks. How do they do it? Do they just look up at the sky and guess? No. They have got some cool gadgets, a few of which we will now look at. कहता है उनके पास कुछ इक्विपमेंट है. आपको उससे बोला जा रहा है कि क्या ये ऊपर आसमान में देख के ही ये सारी चीज़ों को बता देते हैं? तो नहीं, इनके पास कुछ गैजेट्स हैं जिनकी मदद से ये सारे फोरकास्टिंग कर रहे हैं. सो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेदर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हम वेदर को समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. सो बच्चों, आज की क्लास बस इतने ही तक. बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा.